आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज घोषणा की है कि राज्य सरकार मूसी पुनरुद्धार परियोजना पर उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू और परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर के नेतृत्व में एक कैबिनेट उप समिति गठित करने के लिए तैयार है। आज विधानसभा परिषद में बोलते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिन पर इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ हलकों से आलोचना हो रही है, उन्होंने कहा कि सरकार ने मूसी नदी के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया है और भरोसा दिलाया कि वह विस्थापित हुए सभी लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम मूसी नदी के किनारे रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेघर नहीं करेंगे, हम किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों से मूसी प्रोजेक्ट के खिलाफ झूठा प्रचार बंद करने की अपील भी की है और कहा कि अगर उन्हें सुझाव देने में असहजता महसूस होती है तो वह एक कैबिनेट उप समिति गठित करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने पिछली बीआरएस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने मूसी प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दिया था और बीआरएस पर इस प्रोजेक्ट का राजनीतिकरण करने का भी रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस परियोजना पर सुझाव लेने के लिए तैयार है। विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब में बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि मूसी नदी बेसिन में रहने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार लेगी। बीआरएस के विधायकों ने आज सरकारी कर्मचारियों के बकाया वेतन को लेकर तेलंगाना विधानसभा से वॉकआउट किया। डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव की अगुवाई में पार्टी ने तब सदन से वॉकआउट कर दिया जब तेलंगाना के वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने सीपीएस और पेंशन लाभ जैसे लंबित बिलों से जुड़े उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। तेलंगाना विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए राव ने कहा कि बीआरएस सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में 87,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए और उन्हें रिटायरमेंट के साथ लाभ समय पर मिले। सिद्दीपेट के विधायक ने कहा कि चूंकि सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभों के बारे में कोई जवाब नहीं है, इसलिए बीआरएस सदन से वॉकआउट कर रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने वित्त मंत्री से लंबित बकाया के बारे में पूछा तो वे पिछली सरकार के कामों के बारे में बात करने लगे। जब आप 2.5 साल से सत्ता में हैं तो पिछली सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? बीआरएस पार्टी के नेताओं ने छात्रों के लिए मुफ्त राइम्बर्समेंट की मांग करते हुए गन पार्क के पास विरोध प्रदर्शन किया। बीआरएस एमएलसी मधुसूदन चारी ने कहा कि छात्र और हम दोनों ही फीस वापसी की मांग कर रहे हैं। छात्रों का भविष्य दांव पर है, वे बहुत तनाव में है, इसलिए सरकार को अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ आए हुए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की ओर से हमने यह मांग किया कि सरकार फीस वापसी का बकाया चुकाए। के लिए अपन डिमांड कर रहे स्टूडेंट्स में बहुत देयर फ्यूचर इज एट स्टेक। वो लोग भी बहुत टेंशन में हैं। जो वादा दिया गया भाई, ये गवर्नमेंट जो वादा दिया ना, वो वादा निभाना पड़ेगा। उस वास्ते हम लोग यहाँ के ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वी डिमांडेड द गवर्नमेंट टू क्लियर द फीस रियम्बर्समेंट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति तस्वीर और जटिल हो गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष सोनू वैसी ने रविवार को ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर के आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अवैसी ने कहा कि वह 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कि असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं।
एआईएमआईएम अध्यक्ष सुजन ओवैसी के आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी के निलंबित नेता टी राजा सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, जिसे टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शुरू करवाया था। अब उन्होंने एआईएमआईएम के साथ मिलकर बंगाल में 100 से ज्यादा उम्मीदवार उतारने की अपनी योजना का ऐलान किया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यह ओवैसी की एक चाल है। देखिए, अगर बंगाल की हम चुनाव की बात करें तो बंगाल में अभी चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। हर पार्टी अपनी अपनी ताकत लगा रही है, प्रचार भी प्रारंभ हो चुका है। और एक तरफ बंगाल का चुनाव है तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद है, जो कि हुमायूं कबीर, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी से निलंबित विधायक है। और वही निलंबित विधायक ने आज यहाँ डिक्लेयर किया है कि हम एमआईएम से जुड़कर हम बंगाल में कैंडिडेट खड़े करेंगे। 100 से अधिक कैंडिडेट हम लोग बंगाल में खड़े करेंगे। लगभग 30% मुस्लिम वोट बैंक है और 30% मुस्लिम वोट बैंक को कैसा भी हम लोग हासिल करना, एक बहुत बड़ा प्लान ओवैसी ने किया है। जैसे हम बार बार यही कह रहे थे कि, और हमारे बड़े नेता भी कह रहे थे कि इसके पीछे पूरा का पूरा ओवैसी का हाथ है। आज ये सामने आ चुका है। भले ही ओवैसी हो या हुमायूं कबीर हो, कितनी भी क्यों ना ताकत लगाए, आने वाले समय में ओवैसी का चेहरा, हुमायूं कबीर का चेहरा, जो कि मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों का वोट बैंक बताकर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। ये लोग धंधा कर रहे, लोग बिजनेस कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस दिन भी मुसलमानों को पता चलेगा कि ये धोखेबाज है, इन दोनों को मार मार के, ओवैसी ब्रदर्स को मार मार के भारत से बाहर भगाएगा मुसलमान, ना कि हिंदू। साथ ही साथ भले ही तुम कितनी भी क्यों ना ताकत लगा लो बंगाल में, क्योंकि बंगाल का हिंदू आज जान चुका है, अगर हमें बंगाल में रहना है तो हमें भगवा सरकार को ही जिताना है। क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों को ममता बनर्जी अपने वोट बैंक का बढ़ाने के चक्कर में पूरे बंगाल को सर्वनाश कर रही है। आज बंगाल का जो बंगाली है वो अपना बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में कम सैलरी में काम करने पर मजबूर हो रहा है। क्यों? मुड़बिद्री घटना के संबंध में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि मुड़बिद्री घटना के कुछ पीड़ित आज मुझसे मिले। वे महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ आए थे और उन्होंने जानकारी दी। हमने इंस्पेक्टर को पहले से ही निलंबित कर दिया है और निर्देश दिया है कि सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाए। आज उन्होंने कई घटनाओं के बारे में बात की है। उसके आधार पर मैंने निर्देश दिया है कि मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जाए। मैंने डीजीपी और आईजीपी को निर्देश दिए हैं, वे रिपोर्ट सौंपेंगे। चूँकि कुछ जानकारी पहले ही दी जा चुकी है, इसलिए हमने इसे जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया है। जांच के जरिए यह पता चल जाएगा कि और भी पीड़ित हैं या नहीं। वहीं आगे उन्होंने भी कहा कि सीआईडी की जांच से सब कुछ सामने आ जाएगा। पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्होंने देश में मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबी चलेगी, अभी जो ये बात वॉर की सिचुएशन है वो लंबी चलेगी। इसके बाद के भी सर्कमस्टांसेस सब कुछ एकजुट रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जैसे कोविड से लड़ाई लड़ी वैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियाँ क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाएँ, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में इस पर। कूटनीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि हार्मोन्स जो है उसको लेकर भी कहा है कि अनएक्सेप्टेबल है, कोई भी ऐसे अटैक होना लगा डीलिंग कर रही है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से। आपको लगता है ये एक बड़ा कदम है? और 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है, पहले उनको कहने तो दीजिए कि क्या करने वाले हैं। आप कह रहे हैं लेकिन सरकार ने अभी तक कहा। अमित शाह ने तमाम दलों से, तो जब पता चलेगा उस बैठक में एग्जैक्टली हुआ क्या, तभी मैं इसका जवाब। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बार पूरे केरल में बदलाव की लहर है। निश्चित रूप से एनडीए यहां सरकार बनाने जा रही है। पूरे देश में पीएम मोदी और एनडीए पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। बीजेपी चिंगनूर में निश्चित रूप से सफल होगी और हमारे उम्मीदवार एमवी गोपाल कुमार को इस सीट पे जीत मिलेगी। छत्तीसगढ़ से आए हैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और आज श्री एमवी गोपाल कुमार जी का नॉमिनेशन फाइल यहाँ पर हुआ है और उसमें हम आए हैं। और इस बार
पूरे केरलम में परिवर्तन की बयार चल रही है। निश्चित रूप से एनडीए की यहाँ पर सरकार बनेगी। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और एनडीए पर पूरे देश की जनता का, मतदाताओं का विश्वास बढ़ा है। और ये चेगन्नूर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को अच्छी सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी जिनका आज नॉमिनेशन फाइल किए हैं एमवी गोपा कुमार जी, इस सीट से विजयी होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि लोग क्या चाहते हैं। हम लोगों से सीधे तौर पर सुन रहे हैं कि वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की उस तरह की राजनीति से तंग आ चुके हैं जिसने उन्हें कहीं नहीं पहुंचाया है। इसने लोगों को एक ऐसे बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है और लोगों को नौकरी के लिए भी राज्य से बाहर जाना पड़ता है। किसान तबाह हो चुके हैं, पूरी तटीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, कोई विकास नहीं हो रहा है, राज्य दिवालिया हो चुका है। राज्य के लोग ऐसे विधायक चाहते हैं जो उनके लिए काम करें, न कि ऐसे विधायक जो 20 से 25 सालों तक विधानसभा में बस बैठे रहे और कुछ भी न करें। हम जनता से कह रहे हैं कि अगर आप हमें एक मौका देंगे तो हम आपकी सेवा उसी तरह करेंगे जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की सेवा कर रहे हैं। हम उन समस्याओं को हल करेंगे जिन्होंने सालों और दशकों से लोगों को परेशान कर रखा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ एलडीएफ राज्य को विकास के अगले स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में नया जनादेश मांग रहा है। विजयन ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव लोगों के लिए एकजुट होने का एक ऐतिहासिक अवसर है ताकि धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखते हुए प्रगति और कल्याण की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि विकास और जन कल्याण के वे मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें हम जनता के समक्ष रख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिणपंथी ताकतें झूठ फैलाकर और सांप्रदायिक कार्ड खेलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। विजयन ने कांग्रेस और भाजपा पर कॉरपोरेट का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों ने दिखाया है कि एक मानवीय वैकल्पिक मॉडल जो वैश्विक उदाहरण बन चुका है व्यवहारिक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और वाणिज्य मंत्री अपने चुनावी काम के लिए बाहर हैं। यह बिल्कुल साफ है कि तमिलनाडु में जब भी बीजेपी को हार मिली है तो उसमें पीयूष गोयल भी शामिल रहे हैं। पिछले 3 चुनाव में यही सिलसिला चला आ रहा है। पीयूष गोयल वहां मौजूद रहे हैं और तीनों ही चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में भी ठीक वैसे ही होगा। 4 विधायकों वाली बीजेपी अब घटकर आधी रह जाएगी और हमें पूरा भरोसा है कि तमिलनाडु की जनता सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस को राज्य पर शासन करने का एक और मौका देगी। चेन्नई में आज जारी एक सर्वे के अनुसार आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन को 234 में से 180 सीटों पर जीत हासिल करने और 44.9% वोट प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है। एआईएडीएमके गठबंधन को 38.5% वोटों के साथ 54 सीटें जीतने का अनुमान है। हालांकि चेन्नई क्षेत्र में उसे एक भी सीट नहीं मिलेगी और मध्य क्षेत्र में केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल होगी। अन्य पार्टियों को कम से कम वोट मिलने का अनुमान है, जिनमें से स्टार विजय की टीवीके को 9.7% वोट मिलेंगे और सीमन के नेतृत्व वाली नाम तमिलर काची को 4.8% और अन्य सभी पार्टियों को मिलाकर 2.1% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वही सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि टीवीके के नेता विजय और नाम तमिलर काची के मुख्य समन्वयक सीमन के चुनाव हारने की भी संभावना है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें हर चुनौती का सामना धैर्य, संयम और शांत मन से करना चाहिए। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना होगा। जो लोग इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं वे झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें उनके प्रयासों को सफल नहीं होने देना है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी राज्य सरकारों से भी अपील करूंगा। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हाँ, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है।
मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।